नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी पॉलिटी की अगली क्लास पर चलते हैं, जिसमें मैं पिछली कक्षा में जो मैंने पढ़ाया था उससे ही आगे शुरू करना चाहूँगा, जिसमें स्वतंत्रता की सीमाएं थी। उसके बारे में दोबारा से कुछ विवरण दे देता हूँ आपको, जिससे कि आप आसानी से इसे कनेक्ट कर पाएँ। और भारतीय संविधान के लगभग मैं पॉलिटी में इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको अनुच्छेद भी साथ साथ याद होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले है स्वतंत्रता की सीमाएँ। अनुच्छेद 19 में वर्णित प्रत्येक स्वतंत्रता पर निश्चित प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। इसलिए व्यवसाय की स्वतंत्र में शराब बेचने का अधिकार नहीं है, जिसे राज्य के द्वारा सीमित किया जा सकता है। जिस प्रकार बिहार सरकार ने शराब बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है, पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं इत्यादि। इन चीज़ों पर राज्य अपने हिसाब से इन पर लगाम लगा सकता है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 20 पर, अपराध के आरोप में दंडित व्यक्तियों के अधिकार, जिसमें सबसे पहला है अनुच्छेद 20(1) में भूत लक्ष्य विधि के निर्माण पर प्रतिबंध, एक्स पोस्ट पास्ट फैक्टो लॉ। आपराधिक मामले में किसी भी विधि को निर्माण की तिथि से पहले लागू नहीं किया जा सकता। सिविल मामले में विधि को पूर्व तिथि से लागू किया जा सकता है। दूसरा यानी 20वें का दूसरा, दोहरे दंड का निषेध या दोहरे दंड पर प्रतिबंध। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार अभियोजित या दंडित एवं दंडित नहीं किया जाएगा, यानी प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट दोनों नहीं हो सकती। दोहरे जोखिम यानी दंड का विचार अमेरिकी विधि से लिया गया है, परंतु प्रशासन के द्वारा दिए गए दंड को दोहरे दंड में शामिल नहीं किया जाता। यह केवल न्यायपालिका के विरुद्ध है। 20वें का तीसरा, स्वयं के विरुद्ध गवाही न देने की स्वतंत्रता। व्यक्ति को दोषी सिद्ध करना न्यायपालिका कार्य है, क्योंकि न्यायालय व्यक्ति को निर्दोष मानकर विचार करता है। इसलिए व्यक्ति के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने का दायित्व राज्य का है और व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पर, जो कि है जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21। इसमें सबसे पहला है व्यक्ति के जीवन एवं दैहिक दैहिक मतलब कि जो आपकी पूरी बॉडी है उसकी स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही छीना जा सकता है अथवा वंचित किया जा सकता है। जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अभिप्राय, उसके बारे में जान लेते हैं। 1950 में के गोपालन वाद यानी कि केस में उच्चतम न्यायालय ने जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहा कि प्रताड़ना से अभाव अथवा यातना का अभाव ही जीवन का अधिकार है। अतः व्यक्ति के शरीर व शारीरिक अंगों पर हमला जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। दैहिक स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति को मनमानी हिरासत में रखने के विरुद्ध उपलब्ध स्वतंत्रता है। अतः पुलिस यानी कि कार्यपालिका विधि के उल्लंघन के बिना किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं ले सकती। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 के बीच का संबंध। गोपालनवाद में यानी गोपालन केस में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि 19वां अनुच्छेद एवं 21वां एक दूसरे से अलग हैं। अब आ जाते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। गोपालनवाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का समर्थन करते हुए कहा गया कि विधि एवं उसकी प्रक्रिया के निर्माण का अधिकार विधायिका यानी संसद को है और न्यायपालिका उसी व्यक्ति के जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा कर पाएगी जिसे विधि के बिना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अतः जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीनने की शक्ति विधायिका या संसद को है, पुलिस या कार्यपालिका को नहीं। एक दूसरा मामला भी था जिसमें विधि का स्थापित प्रक्रिया के बारे में पता चला। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जिसे लोकप्रिय रूप में बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से भी जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण समर्थन करते हुए आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थता का व्यक्त की, क्योंकि इस दौरान मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, जिसे आलोचकों ने अधिकारों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय का नाम दिया। हम बीच बीच में कुछ नए नए केसों के बारे में भी जानेंगे, जिससे कि आपकी मेंस में लिखने की जो भूमिका है या जो बॉडी है वो आराम से बनती जाए प्रश्न की। तो चलिए इसमें एक मेनका गांधी वाद में जाते हैं जो 1978 में हुआ था, या मनिका गांधी मान लीजिए।
तो उसमें 1978 में हुआ था ये। उसमें उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार की उदारवादी एवं विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा कि जीवन का अधिकार पशुवत या पशु के समान जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है। और फिर आ जाते हैं अनुच्छेद 19 और 21 का संबंध कैसे क्या है। दैहिक स्वतंत्रता का विस्तार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19 और 21 एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए दैहिक स्वतंत्रता में आवागमन की स्वतंत्रता भी शामिल होगी, विदेश जाने का अधिकार भी शामिल होगा। उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि जीवन का अधिकार गतिहीन नहीं है, इसलिए देश काल में के परिवर्तन के साथ जीवन के अधिकार भी परिवर्तित होंगे। अब आ जाते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अभिप्राय है तो है क्या। उच्चतम न्यायालय ने पहली बार कहा कि विधायिका को विधि की प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार है, लेकिन यह प्रक्रिया मनमानी अतार्किक नहीं हो सकती, बल्कि तार्किक और उचित होनी चाहिए। अतः इसे विधि की उचित प्रक्रिया का नाम दिया गया, जिसका उल्लेख अमेरिकी संविधान में वर्णित है। विधि की उचित प्रक्रिया का यह अभिप्राय है कि जीवन का अधिकार मनमानी रूप में विधायिका भी सीमित नहीं कर सकती और कार्यपालिका या पुलिस तो कदापि नहीं कर सकती। विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत से न्यायपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है और मेनका गांधीवाद में उच्चतम न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का सहारा लिया, जिसका अभिप्राय निम्नलिखित है। उसमें पहले उसका अभिप्राय देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपने मामलों में स्वयं न्यायाधीश नहीं बन सकता। बिना सुनवाई के किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। तीसरा, दंड अपराध से अधिक नहीं होना चाहिए। चौथा, दंड सक्षम अधिकारी के द्वारा ही दिया जा सकता है। अब आ जाते हैं पुट्टास्वामीवाद। जो पूर्व न्यायाधीश थे वो सबसे आज तक आपने भी सुना होगा पुट्टास्वामीवाद। तो उसके बारे में जान लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार की अत्यधिक व्यापक व्याख्या की और जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित अधिकारों को शामिल किया गया, जिसमें त्वरित सुनवाई का अधिकार, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, जिसे अनुच्छेद 21A के नाम से जाना जाता है। यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी विशाखा केस में हुआ था जो ये विशाखा केस में आगे पढ़ाऊंगा आपको, वो सही तरीके से अलग से जब बीच में आएगा तो। उससे अगर स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निःशुल्क वैधानिक सहायता का अधिकार, नींद लेने का अधिकार, निजता का अधिकार। पुट्टास्वामीवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा 11 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से दिए गए निर्णय में यह स्वीकार किया कि निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है और न्यायालय ने यह भी माना कि वर्तमान डिजिटल युग में जीवन की स्वतंत्रता के दायरे में अत्यधिक हस्तक्षेप हो रहे हैं। निजता का यह अधिकार व्यक्तिगत जीवन के अलावा व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में भी उपलब्ध होना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की सार्वजनिक तलाशी के दौरान भी उसके निजता के अधिकारों का सम्मान करना होगा और व्यक्ति के पहनावे, यौन संबंध निजता के अधिकार दायरे में सम्मिलित होते हैं। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना कि निजता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, अतः सामाजिक हित के लिए तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने हेतु इस अधिकार को सीमित किया जा सकता है। अब आ जाते हैं इस निर्णय का प्रभाव क्या रहा। इसमें सबसे पहले निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। परिणाम स्वरूप आधार अधिनियम को इस अधिकार के विरुद्ध माना जा रहा है, जिस पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हो चुकी है। वर्तमान में भारतीय दंड संहिता के अनुसार समलैंगिक संबंध दंडनीय अपराध है, जिस पर उच्चतम न्यायालय में पुनः विचार करके अपना लास्ट में एक निर्णय दे चुके हैं। पुट्टास्वामीवाद में जीवन के अधिकारों का विस्तार मेनका गांधीवाद में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का ही विस्तृत रूप है, जिससे भविष्य में संसद अथवा राज्य के कार्यों पर सवाल उठाया जाएगा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास किया जाएगा। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 22 पर कि अनुच्छेद 22 क्या क्या है, क्या किस तरीके से एलेबरेट कर सकते हैं उसको। मनमानी हिरासत में लेने और बंदी बनाए जाने के विरुद्ध अधिकार। किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने व हिरासत में लेने की सूचना दी जाएगी और उसे बंदी बनाए जाने के आधार भी बताए जाएंगे। किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने और हिरासत में लिए जाने के 24 घंटे के भीतर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा,
जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। दूसरा, निवारक नज़रबंदी का प्रावधान। अनुच्छेद 22 के दूसरे भाग में आर्टिकल खंड 22 के खंड 3 से 7 तक निवारक नज़रबंदी का प्रावधान है और निवारक नज़रबंदी में रखे गए व्यक्तियों तथा विदेशी शत्रुओं को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का प्रावधान लागू नहीं होगा। यानी कि जो मतलब अपने देश का मतलब जो अपने देश के खिलाफ कुछ ऐसी प्लानिंग वगैरह कर रहा है तो उसके लिए ये लागू नहीं होगा कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के आगे सामने मतलब प्रस्तुत करना ही है, ऐसा नहीं होगा। अब आ जाते हैं दो मतलब पार्ट से कर देता हूँ मैं, जिसमें नज़रबंदी के बारे में बताऊँगा, जिसमें दंडात्मक नज़रबंदी है और एक निवारक नज़रबंदी है। पहले दंडात्मक नज़रबंदी के बारे में जान लेते हैं। विधि के उल्लंघन के बाद हिरासत में लिया जाता है। न्यायपालिका के आदेश के बाद बंदी बनाया जाता है। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और वहीं निवारक नज़रबंदी में विधि के उल्लंघन के पहले मात्र आशंका के आधार पर हिरासत में ले लिया जाता है। इसमें पुलिस को अधिकार होता है और यहाँ पर 24 घंटे वाला प्रावधान लागू नहीं होगा। अब इनसे परे होकर थोड़ा सा और निवारक नज़रबंदी के बारे में जान लेते हैं। निवारक नज़रबंदी समवर्ती सूची में उल्लेखित है, अतः इस पर विधि के निर्माण का अधिकार संसद और राज्य विधानसभा दोनों को है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं एकता अखंडता की सुरक्षा के लिए संसद विधि या निवारक नज़रबंदी का निर्माण करती है, जबकि लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक वस्तु की आपूर्ति बहाली के लिए राज्यों को निवारक नज़रबंदी की विधियों का अधिकार है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँ, मतलब संसद के द्वारा क्या क्या मतलब ये टेररिस्ट वेररिस्ट के लिए बनाए गए थे, जिसमें मीसा था, टाडा था, पोटा था, जो अब रद्द कर दिए जा चुके हैं। और जैसे मतलब विधानसभाओं के बारे में जानकारी दें तो यूपी कोका, जी जे कोका यानी गुजरात वाला कोका और MA कोका इस टाइप के थे। अब आ जाते हैं कि निवारक नज़रबंदी के प्रावधानों की आलोचना पर। यह अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति का परिचायक है, क्योंकि अनुच्छेद 19, 20, 21 निरर्थक हो जाते हैं। यह विधि के शासन की बजाय पुलिस राज्य की स्थापना करता है, क्योंकि पुलिस के हाथ में अनियंत्रित शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। अब आ जाते हैं निवारक नज़रबंद व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार। संविधान में अनुच्छेद 22 के खंड 4 से 7 तक निवारक नज़रबंदी में बंदी व्यक्तियों के अधिकार का उल्लेख है और इसके अनुसार किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा नज़रबंदी में रखा जाता है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा और इस समिति के निर्णय के बाद ही व्यक्ति की नज़रबंदी बढ़ाई जाएगी। नज़रबंद व्यक्तियों को इसके आधार बताए जाएंगे। यद्यपि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए आधार बताने से इनकार भी किया जा सकता है और नज़रबंदी में रखे गए व्यक्ति को नज़रबंदी के विरुद्ध अपने प्रतिनिधित्व का अधिकार होगा। अब आ जाते हैं इन सब का निष्कर्ष क्या रहा। सैद्धांतिक रूप में निवारक नज़रबंदी के प्रावधान लोकतंत्र व मानवाधिकारों के प्रतिकूल प्रतीत होते हैं, परंतु राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाए रखने के लिए इसकी व्यवहारिक उपयोगिता है, अतः यह एक अनिवार्य बुराई है। बस आज के लिए इतना ही। अगर सही लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।